अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजी का लेक्चर है। तो आपका जो कंटेंट के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 5 यूनिट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका कंटेंट के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7, हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें इसके कंटेंट में हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। तो ये चैप्टर शॉर्ट सा है, इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीपल्स हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स। ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का मतलब है फैक्टर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन्स की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं डिटेल में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और एट्रीब्यूशन स्टाइल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। ये दो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एट्रीब्यूशन स्टाइल्स। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं इसके पास पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ पास पेपर की बुक से। डिफाइन लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आई हुई है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो ये हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने अपनी इसके ऊपर मार्क कर लेना है, अपने कंटेंट के ऊपर मार्क कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि अब ये इसके जो दो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से हमने कवर करने हैं। आपकी जो बुक है, हारिश कुमार की बुक है एक, और एक आपके पास होगी मोहद्दत राना की, जो कि आपने थर्ड ईयर में ली होगी। तो इसका जो दोनों के आंसर्स है ना, वो दोनों बुक्स पे नहीं है। ठीक है। तो ये हम करेंगे नोट से। मैं आपको नोट से करवाती हूँ, आपने साथ साथ मैं ग्रुप में भी नोट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का जो पूरा हमारा लेक्चर होगा मैं आपको नोट से करवाऊंगी, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, ये भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो ये से यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीपल्स हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स refers to actions people take that influence their health either positively or negatively। ठीक है। अब आपने याद क्या रखना है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, एक्शंस। कि ऐसे एक्शंस जो कि किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के, उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि अब पॉजिटिव वे में कैसे उसके जो एक्शंस है वो उसकी हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। ये आपको पता है, जब एक पर्सन या एक इंडिविजुअल रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके हेल्थ पे पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है तो पॉजिटिवली उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है। प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवा रहा है। ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव वे में उसकी हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस हैं, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स, जो कि उसकी बॉडी पे, उसकी हेल्थ पे दोनों वेज में अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे एग्जांपल दी हुई है नेगेटिव वे की, कि अगर एक पर्सन जो है वो अल्कोहल एडिक्ट है, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव वे में उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं जो कि उसकी हेल्थ के ऊपर या उसके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है, लास्ट पे मैं आपको निमोनिक भी बता दूंगी ताकि आपको इसको याद करना इजी हो जाए आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट है, कौन सा फैक्टर है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। बायोलॉजिकल में आपको पता है कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। एक पर्सन की जेनेटिक्स क्या है, उसकी एज, सेक्स, हेरिडिटी एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है। ये सारे आते हैं उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, जो कि उसकी हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स पे अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने साथ में एग्जाम्पल भी आपको बता दिया ताकि आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या दी हुई है, अ पर्सन विद द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द हाइपरटेंशन में अडोप्ट प्रिवेंटिव बिहेवियर्स लाइक लो साल्ट डाइट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक पर्सन, उसको पता है कि उसकी जेनेटिक्स में हाइपरटेंशन जो है वो रन कर रही है, उसकी फैमिली में चल रही है हाइपरटेंशन, तो वो ज्यादा जो है वो प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को अडोप्ट करेगा। ठीक है। उसको शो करेगा। अब वो क्या करेगा, लो साल्ट डाइट लेगा। ठीक है।
जिसमें कम से कम साल्ट हो, या ऐसी जो है ना डाइट से प्रिवेंट करेगा जो कि हाइपरटेंशन कोज कर सकती है, तो वो प्रिवेंटिव बिहेवियर्स जो है वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जेनेटिक में, उसकी फैमिली में ये जो हाइपरटेंशन की डिजीज है वो रन कर रही है, तो उसको भी हो सकती है। तो वो क्या करता है, उससे बचने के लिए वो प्रिवेंटिव बिहेवियर्स अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि उसके पर्सन के एटीट्यूड्स क्या हैं, वो किस हद तक, कितने लेवल तक मोटिवेटेड है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी कितनी है उसकी, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस लेवल क्या है, परसेप्शन ऑफ रिस्क कितना है, ठीक है, वो कैसे रिस्क को परसीव करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं, जो कि उसकी हेल्थ के ऊपर या उसके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या है, अ मोटिवेटेड पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल इज मोर लाइकली टू अवॉइड जंक फूड। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइकोलॉजिकली एक पर्सन जो है वो ये जानता है कि अगर वो जंक फूड लेगा तो ये उसकी हेल्थ को नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका जो सेल्फ कंट्रोल है वो इतना स्ट्रोंग होता है, वो इतना मोटिवेटेड पर्सन होता है कि वो जंक फूड से अपने आप को अवॉइड रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, कि वो उसका जो सेल्फ कंट्रोल है वो स्ट्रोंग है, या वो मोटिवेटेड है कि उसने जंक फूड से अवॉइड करना है। ठीक है, उसको पता है उसके क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकती हैं जंक फूड को कंज्यूम करने से। ठीक है, तो वो पहले से ही मोटिवेटेड है, वो अपने अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव वे में शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि उसकी साइकोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, या उसके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड पे सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है पर्सन का, उसके जो पेयर्स हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसकी हेल्थ के ऊपर। उसके बाद कल्चरल बिलीव्स क्या क्या है उसके, सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है, जैसे कि कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि जो हर्बल रेमेडीज ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। ठीक है, आर प्रेफर्ड ओवर मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि जो हर्बल रेमेडीज हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा ये समझते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो यूज़फुल हैं, कि ज़्यादा जल्दी एडवांटेजेस आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं, तो ये उनका एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये कल्चर जो है वो भी बहुत अफेक्ट करता है किसी पर्सन की हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, कि उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर या उसके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो भी आपकी इसमें आ जाते हैं ना, जैसे कि फिजिकल सराउंडिंग, पोल्यूशन, हाउसिंग, सैनिटेशन। लाइक एक पर्सन जो है वो कैसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा है, ठीक है, उसकी जो हाउसिंग कंडीशन है वो कैसी है, सैनिटरी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है कि अगर जो पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है, ठीक है, पोल्यूटेड सिटी में रह रहा है, तो वहां पे आपको पता है ऑटोमेटिकली रिस्क ज्यादा होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ये अब ये क्या है, इसका इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है ना उसकी हेल्थ के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। ये आपको पता है एक मेजर फैक्टर है किसी भी पर्सन की हेल्थ के ऊपर, जो इन्फ्लुएंस करता है कि वो कितना सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल है। ठीक है, उसका लो स्टेटस है या हाई स्टेटस है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखें तो क्या पर्सन की इनकम कितनी है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी हेल्थी डाइट को मेंटेन कर सके, ऑर्गेनिक फूड ले सके। ठीक है, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उनकी प्रॉपर अच्छी इनकम आ रही होती है, तो वो अपनी जो हेल्थ केयर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे करवा रहे होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है कि एक पर्सन के पास कितनी एजुकेशन है, हेल्थ के बारे में कितनी अवेयरनेस है। ठीक है,
तो अगर वो, अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक पर्सन जो है उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर अवेयरनेस है, तो वो ज्यादा अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होगा, ठीक है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि अगर एक एजुकेटेड मदर है, ठीक है, उसको ज्यादा नॉलेज है कि उसने कैसे अपने चिल्ड्रन को जो है वो कैसे उसने डिजीज से प्रिवेंट करना है, ठीक है, उनकी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर कैसे वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये एजुकेटेड मदर जो है वो, अब इसमें क्या आ जाता है, उसकी एजुकेशन आ जाती है ना, उसकी अवेयरनेस आ जाती है हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास एजुकेशन है ये भी एक मेजर फैक्टर है जो कि उसकी हेल्थ के ऊपर या उसकी हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट पे, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट है या जो लॉज वगैरह बनाए होते हैं, अगर वो जो पीपल है, जो पर्सन पब्लिक वगैरह है, वो प्रॉपर उसको फॉलो कर रही होती है, तो उससे भी काफी अच्छे बेनिफिट्स आते हैं पब्लिक की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है कि जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो बैन लगा दे स्मोकिंग के ऊपर पब्लिक एरियाज में, कि जो भी स्मोकिंग करेगा उसको इतना फाइन होगा, या जो भी पनिशमेंट हो उसने जो असाइन की होगी। तो इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्मोकिंग की हैबिट है ना वो कम होती जाएगी पर्सन्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है या पॉलिसी डेवलपमेंट है वो भी काफी अफेक्ट करती है एक पर्सन के बिहेवियर्स के ऊपर या उसकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक 7 डिटर्मिनेंट्स थे, 7 फैक्टर्स थे जो कि एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद करने हैं ऐसे ही, और ये मैंने लास्ट पे निमोनिक भी बना दिया है, बेब्स एग, ठीक है। ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना या आपने जो भी नोट्स बनाने हैं वहां पे लिख लेना ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन, रोल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एट्रीब्यूशन स्टाइल्स इन साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो लोकस ऑफ कंट्रोल को हमने डिफाइन करना है कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इंटरनल लोकस क्या होता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इसका रोल क्या होता है साइकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर, ठीक है, इसका हमने रोल भी पढ़ना है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक हमारा है एट्रीब्यूशन स्टाइल्स, कि एट्रीब्यूशन स्टाइल्स जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन से होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि एट्रीब्यूशन स्टाइल का जो रोल ऑफ एट्रीब्यूशन स्टाइल है वो क्या है, ठीक है, क्या रोल है इन स्टाइल्स का हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इसका इफेक्ट आता है इन स्टाइल्स का, ठीक है। तो ये सारा हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसका एमसीक्यू याद करना है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, जूलियन रोटर ने ये जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया था, ठीक है। अब ये किसको हम कहते हैं कि ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल है एक पर्सन का बिलीफ होता है कि वो किस हद तक बिलीफ रखता है कि उसके जो लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, वो उसका कितना कंट्रोल है, एक पर्सन का कितना कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक पर्सन के बिलीव्स होते हैं, ठीक है, कि आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस आपने यहाँ पे इसको याद क्या करना है कि ये इसके जो है ना हेडिंग में इसका जो डेफिनेशन है वो आपको याद हो जाएगी, लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कि एक पर्सन का कितना कंट्रोल है उसकी लाइफ इवेंट्स के ऊपर, उसके क्या बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है इसमें हम क्या देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो ये बिलीफ रखता है कि जो उसकी हेल्थ है या जो उसका फ्यूचर है वो उसके कंट्रोल में है, ठीक है। इसका ये बिलीफ होता है एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का क्या बिलीफ होता है कि उसका जो हेल्थ या उसका जो फ्यूचर वो उसके कंट्रोल में है, ठीक है, कि वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है, जैसे एक पर्सन है, अब वो ये कहता है, वो ये बिलीफ रखता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, ठीक है। या वो ये कहता है कि अगर मैं एग्जाम्स की तैयारी अच्छी करूंगा तो मैं पोजीशन ले लूंगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो ये उसका ये बिलीफ है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो हेल्थ है वो उसके कंट्रोल में है, वो ये बिलीफ रखता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि एक पर्सन जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रमोट होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंटिव बिहेवियर्स जो है वो उसको अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल।
अब जो इसके ऑपोजिट में देखें तो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, जो पर्सन है उसका बिलीफ ये होता है कि उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना उसकी हेल्थ ना उसका फ्यूचर, बल्कि वो ये बिलीफ रखता है कि वो जो उसकी किस्मत में होगा ना बस वही होना है। उसका बिलीफ होता है जस्ट लक के ऊपर, फेट के ऊपर, या फिर उसका ये बिलीफ होता है कि जो दूसरे इन्वायरमेंट के लोग हैं ना वो सारे उसको, उसकी जो है ना उसकी हेल्थ को, उसकी फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसका बिलीफ ये होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मेरी जो लक है, जो मेरी फेट है वही सारा कुछ है, जो मेरी किस्मत में हुआ वही होना है, ठीक है। तो ना वो कुछ एफर्ट करता है, ना वो उसका कोई पॉजिटिव परसेप्शन होती है किसी चीज के बारे में। वो अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, गेटिंग सिक इज जस्ट बैड लक नो मैटर व्हाट आई डू। मतलब जैसे इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि एक पर्सन जो है वो एग्जाम्स की तैयारी नहीं करता, तो अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो उसने फेल ही होना है ना, ठीक है। तो जब वो फेल होता है तो वो ये कहता है कि मेरी तो किस्मत में यही था फेल होना, ठीक है। तो वो किसको वो सारा कर रहा है, वो अपनी किस्मत पे डाल रहा है, वो अपनी लक और फेट के ऊपर डाल रहा है। वो ये उसका बिलीफ ये है कि जो भी उसकी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में, जो भी उसका फ्यूचर है या उसकी हेल्थ है, वो सारा लक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब जैसे एक पर्सन है, उसने क्या, उसकी जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर रहा है, तो उससे उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ है, वो जो है ना वो मतलब बीमार ही होगा ना वो, ठीक है, वो सिक हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर केयर नहीं करेगा अपने आप की, तो वो क्या, जब वो बीमार होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैंने प्रिवेंटिव बिहेवियर्स नहीं फॉलो किए थे, वो ये कहता कि मेरी किस्मत में ये था कि बीमार होना, ठीक है। तो वो अपनी सारा कुछ जो है वो अपनी किस्मत के ऊपर डाल रहा होता है, अपनी लक के ऊपर डाल रहा होता है, ठीक है, ये उसका बिलीफ होता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि एक पर्सन जो है उसकी उसके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वो सारा जो जो भी होता है ना वो सारा अपने अपनी लक के ऊपर डाल रहा होता है, जो भी नेगेटिव इवेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हेल्पलेसनेस जो है वो फील करता है। तो ये सारा नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के, ठीक है। ये दोनों में इसका आपने डिफरेंस मेजर याद रखना है कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है उसमें पर्सन का बिलीफ क्या होता है कि वो कंट्रोल कर सकता है अपनी हेल्थ को, अपने फ्यूचर को, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है इसमें जो मेजर कंट्रोल है वो किसका होता है, उसकी लक का होता है, या वो ये देख रहा होता है कि जो बाकी लोग है ना वो उसकी हेल्थ को, उसकी लाइफ को, उसके फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। उसके बाद अब देखें तो इसमें जो मेन पॉइंट था कि इसका रोल क्या है साइकोलॉजिकल हेल्थ में, ठीक है। अब जो हमारे पास मेजर रोल है ना वो हम बात करते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर। सबसे पहला क्या है कि इससे जो मोटिवेशन है वो बूस्ट होती है पर्सन की, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो मेहनत करे या अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी उसके बिहेवियर्स हैं वो उसको मेंटेन करे, ठीक है। उसके अलावा उसका स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। अगर वो बिलीफ रखता है अपने आप के ऊपर, ठीक है, कि वो कंट्रोल कर सकता है अपनी हेल्थ को, अपने फ्यूचर को, तो उसका स्ट्रेस भी कम होगा, मेहनत ज्यादा करेगा, मोटिवेटेड होगा वो, ठीक है। उसके अलावा जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो प्रॉपर एडहेरेंस शो करेगा, ठीक है, प्रॉपर उस ट्रीटमेंट का जो भी स्केड्यूल है उसको फॉलो करेगा। उससे क्या होगा, उसकी जो रेजिलियंस है या उसकी प्रिजर्वेंस है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं उसकी हेल्थ के ऊपर, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में, वो है एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। जैसे हमने बड़ा लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, इस तरह हम देखते हैं कि जो एट्रीब्यूशन स्टाइल का कंसेप्ट है ये किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, मार्टिन सेलिग्मैन ने, ठीक है। ये आपने याद करना है, एज इट इज इसका नाम आ भी जाता है एमसीक्यूज में, तो ये आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद हम डिफाइन करें कि जो एट्रीब्यूशन स्टाइल्स हैं, ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूशन स्टाइल डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल एक्सप्लेन द काजेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, ठीक है। इसमें हम किसकी बात करते हैं कि एक पर्सन या एक इंडिविजुअल वो किस तरह से अपने लाइफ की इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव इवेंट्स हैं चाहे वो नेगेटिव इवेंट्स हैं, वो किस वे में अपने इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है या उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इसके दो टाइप्स होती हैं स्टाइल्स की, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है, और एक होता है पिसिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव है ना, जो अच्छा स्टाइल है जो हमें यूज करना चाहिए वो है ऑप्टिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम मैं इसको डिफाइन करें तो क्या ये बनता है, नेगेटिव इवेंट्स आर व्यूड एज टेम्परेरी एंड चेंजेबल, ठीक है। मतलब कि अब जो एक पर्सन है या एक इंडिविजुअल है उसकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इवेंट आ गया, ठीक है, तो वो कैसे परसीव करेगा, उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा। वो देखेगा कि ये टेम्परेरी है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है।
जो भी उसकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट आ रहा होता है तो वो उसको जो है ना नेगेटिव परसीव नहीं करता। वो ये कहता है कि ये टेम्परेरी है, ये रिजोल्व हो जाएगा, इसके ऊपर मैं एफर्ट करूंगा तो ये जो इवेंट है वो कुछ टाइम के बाद जो है ना ये इशू जो भी है वो रिजोल्व हो सकता है, ठीक है, चेंजेबल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि जैसे एक पर्सन जो है वो फेल हो गया एग्जाम में, ठीक है। अब उसको पता है वो फेल क्यों हुआ है, क्योंकि उसने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, ठीक है। तो अब वो क्या क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ये टेम्परेरी है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा मैं। और इस जो है ना वो मोटिवेट हो जाता है उससे, ठीक है, तो वो फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट टाइम। तो वो किस तरह से परसीव कर रहा है इस सिचुएशन को, इस नेगेटिव, हालांकि ये जो हमारे पास सिचुएशन है वो क्या है, नेगेटिव इवेंट है, मतलब को फेल होना, जो फेलियर है वो क्या है, नेगेटिव इवेंट है, उसकी लाइफ में आ गया, ठीक है। अब वो फेलियर को किस तरह से ले रहा है, वो एज अ टेम्परेरी जो है ना फॉर्म में ले रहा है कि ये इसको मैं इस पे एफर्ट करूंगा, इस पे काम करूंगा, इस इवेंट पे, ये जो भी सिचुएशन उसने सफर की है तो वो उसको चेंज कर सकता है, चेंजेबल फॉर्म में उसको परसीव करता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या आता है उसकी माइंड के ऊपर या उसकी हेल्थ के ऊपर, इससे जो है वो इनकरेजेस होप, रिजिलियंस एंड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब उसमें एक होप जनरेट होती है, उसके अलावा उसका जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टाइल है वो है पेसिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। अब ये इसके ऑपोजिट है, मतलब जो पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिव इवेंट आ रहा है ना वो उसको परमानेंट लेगा, वो ये परसीव करेगा कि ये परमानेंट ही है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये अनकंट्रोलेबल है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि आई फेल्ड बिकॉज आई एम स्टूपिड एंड आई विल ऑलवेज फेल इन लाइफ, जैसे कि अब यहाँ पे भी क्या था, ये नेगेटिव इवेंट था फेलियर का कि वो एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन उसने इसको पॉजिटिव वे में लिया, उसने इसको ये परसीव किया कि ये टेम्परेरी है, ये चेंज मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, इस स्टाइल में क्या होता है कि अगर एक पर्सन फेल हो गया ना तो वो सारा कुछ ये कहेगा, वो यही कहेगा कि मैं स्टूपिड हूँ, मैंने मेहनत नहीं की, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ, मुझसे तो मैं, मतलब वो अपने आप को नेगेटिव लेगा, ठीक है, अपनी जो भी इवेंट है, जो भी सिचुएशन है उसको परमानेंट लेगा कि मैं हमेशा ही फेल होऊंगा, मुझसे नहीं होता, मैं पहले भी फेल होता था, मैं अभी फेल हो गया हूँ, मैं हमेशा फेल ही होऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, वो होपलेसनेस फील करता है, ठीक है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, इसमें वो टेम्परेरी फील करता है सिचुएशन को, नेगेटिव इवेंट को, इसमें जो है वो परमानेंट उसको परसीव करता है और अनकंट्रोलेबल परसीव करता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने एग्जाम्पल लाजमी करनी ताकि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इसका रोल है साइकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर, प्रोटेक्टिव रोल, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट कौन सा था, मैंने आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल है जो कि यूज करना चाहिए। जो ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल पर्सन यूज करता है तो उससे उसकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, क्या रोल उसका होता है, इनहांसिस कोपिंग, ठीक है। अगर अब उसकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट आ गया है तो ये उसको जो है वो कोप अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर एफर्ट करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेगा उस सिचुएशन को। उसके अलावा इसमें क्या है कि डिप्रेशन कम होता है, उसका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है, वो स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एंड इट मेंटेन्स हाई सेल्फ स्टीम। जब अल्टीमेटली जब एक पर्सन फेल हो गया है तो उससे वो उसके ऊपर अब एफर्ट करेगा, ठीक है, उसको आगे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो जब ऑटोमेटिकली जब वो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेगा तो उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो इन्हांस होगा, वो मेंटेन होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, उसकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके दो स्टाइल्स थे, एट्रीब्यूशन स्टाइल, ऑप्टिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल एंड पेसिमिस्टिक एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास के दो मेजर टॉपिक्स थे आज के चैप्टर में जो कि हमने कवर कर लिए। पहला टॉपिक क्या था, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स थे, और दूसरा हमने देखा लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एट्रीब्यूशन स्टाइल, ठीक है। ये दोनों आपके जो कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं ये जो क्वेश्चन था पास्ट पेपर में, डिफाइन लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये आप चाहें तो आप वहां से करें, चाहें तो आप यहाँ से कर लें, कंसेप्ट दोनों का एक ही है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है, ये आपने याद करना है लाजमी, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद आपने इसको डिफाइन कर लेना, ठीक है, ये किसको कहते हैं हम, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद आपने इसका जो है वो डिफरेंस बताना है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या आता है एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। और
दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसको पहले आप डिफाइन कर दें, और बाकी इसका इसका एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया पहले डिफाइन कर लें, फिर एग्जांपल दे दें, फिर साथ में इसका इफेक्ट या इसका रोल लिख दें, ठीक है, एक पर्सन की हेल्थ के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करना है और ये अच्छे से करना है। लोकस ऑफ कंट्रोल और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, जो कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया आपने आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, यूनिट नंबर 7, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है इसी नोट से और पास पेपर की ये बुक से जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जो कोई टॉपिक समझ ना आया हो, कोई टर्म समझ ना आई हो, तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर साइकोलॉजी का, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।